Now coming to the second part of the lecture on what is physics, or say the development of physics. I once again start a bit with the classification of physics. That is, we say old physics or Newtonian physics. That is the physics which developed after Newton and Descartes during the last or over a period of last 350 years or so, and the new physics starts with the 20th century in 1900 with quantum mechanics, which began with Max Planck's theory of quanta in 1900, and special theory of relativity, or we say relativity, which began with Albert Einstein's special theory of relativity in 1905. Classical physics means any physics that attempts to explain reality in such a manner that for every element of physical reality there is a corresponding element in the theory. That is, there is a one-to-one correspondence. Therefore, classical physics includes the physics of Isaac Newton and relativity, both of which are structured in this one-to-one manner. अपने व्याख्यान का दूसरा भाग, जो कि भौतिकी क्या है या भौतिकी के विकास के बारे में है, उसको प्रारंभ करते हैं वर्गीकरण से, जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, जिसको मूलतः हम 3 हिस्सों में कई बार बांटते हैं. एक हम कहते हैं पुरानी भौतिकी, दूसरी हम कहते हैं क्लासिकल भौतिकी, और तीसरी हम कहते हैं मॉडर्न भौतिकी. पुरानी भौतिकी से अभिप्राय है कि न्यूटन और डिकार्ट के समय और उसके पश्चात पिछले लगभग 350 वर्षों में जो भौतिकी का ज्ञान विकसित हुआ और जिस तरीके से हमने इस संसार को समझने का प्रयास किया, उसे हम पुरानी भौतिकी में रखते हैं. और नई भौतिकी शुरुआत होती है सन 1900 से, जब प्लैंक ने क्वांटा की अवधारणा दी थी, और 1905 में जब आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की अवधारणा दी. अब आते हैं क्लासिकल फिजिक्स पर. तो क्लासिकल भौतिकी वह भौतिकी है जो कोशिश करती है रियलिटी को इस प्रकार से समझने की कि हर भौतिक वास्तविकता के लिए एक तत्व अगर प्रायोगिक रूप से दिख रहा है, या हम देख पा रहे हैं, या उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं, या मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए थ्योरी में भी एक तत्व मौजूद है. यानी एक 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है. यानी एक तरीके के वेरिएबल्स को अगर हम कहीं पे
अप्लाई करके किसी घटना की गणना करते हैं या घटना को समझने के प्रयास करते हैं तो हमें एक तरह का रिजल्ट प्राप्त होता है। तो क्लासिकल भौतिकी में आता है पुरानी न्यूटोनियन भौतिकी और साथ में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कह सकते हैं, जिसमें कि बाद में आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था। अब हम पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अ बिट अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी as we are talking about modern physics. There are two postulates of special theory of relativity. तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो सिद्धांत हैं। फर्स्ट postulate is for every inertial frame of reference the laws of physics take the same form। यानी हर जड़त्वीय फ्रेम के लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो भौतिकी के नियम है वो एक ही प्रकार से कार्य करते हैं। We can understand it with a simple example. Suppose I toss a coin upwards in the ground, it will come or it will fall to the same place from where it was tossed. Now, if we toss this coin in a car which is moving with a constant velocity, that is with an unaccelerated motion, which we can call an inertial frame, the coin will fall or come to the place from where it was tossed. तो एक सरल उदाहरण से इसे हम समझ सकते हैं कि अगर हम एक सिक्के को जमीन से ऊपर उछालते हैं तो वह ठीक उसी जगह पर आके गिरेगा जहां से वो ऊपर को उछाला गया था, यदि उसको सीधे ऊपर उछाला गया। और यही कार्य अगर हम एक चलती हुई कार में करते हैं जो कि एक निश्चित वेग से चल रही है, जिसमें त्वरण नहीं है, और ऐसी कार को हम एक जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं, तो भी वह सिक्का ठीक उसी जगह पर आके गिरेगा जहां से वह उछाला गया था। दिस इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट। यह पहला postulate. The second postulate is the speed of light is invariant with respect to inertial frames of reference। यानी जो प्रकाश का वेग है वह नियत है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। दिस इज द सेकेंड postulate। यानी दूसरा जो postulate है वह है कि प्रकाश का वेग जो है वह इनवेरिएंट है, वह नियत है, वह एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसको कि हम c कहते हैं, अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस पे आधारित है हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और जिससे बहुत सारे सूत्र, समीकरण है और थ्योरीज बाद में निकलती हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ वेलोसिटी, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, E = mc², यानी इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी एंड मैटर। और इसी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बहुत सारे सूत्र, समीकरण और सिद्धांत निकल के आते हैं, जैसे कि टाइम कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, वेलोसिटी एडिशन,
ऊर्जा और पदार्थ का समान होना या इक्विवेलेंट होना, जिसका समीकरण हम E=mc² से देते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब हम आते हैं क्वांटम भौतिकी पर। व्हाट इज क्वांटम? अ क्वांटम इज ए क्वांटिटी ऑफ समथिंग, अ स्पेसिफिक अमाउंट। क्वांटम क्या है? क्वांटम एक क्वांटिटी है किसी चीज की, एक निश्चित अमाउंट है। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, और मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी क्या है? वह गति को समझने का प्रयास है। Therefore, quantum mechanics is the study of motion of quantities. इस प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स हुआ पदार्थ यानी क्वांटिटीज की गति, उसके मोशन और मोशन के प्रभावों को समझने का प्रयास। क्वांटम थियरी सेज नेचर कम्स इन बिट्स एंड पीसेज, दैट इज क्वांटा, एंड क्वांटम मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ दिस फिनोमेनन। जो क्वांटम थियरी है वो कहती है कि जो प्रकृति है वह छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, और क्वांटम यांत्रिकी जो है या जो क्वांटम भौतिकी है वह इसी टुकड़े टुकड़े में बटे हुए संसार या यूनिवर्स और उससे बनने वाली और उनके बीच के इंटरेक्शन से होने वाली घटनाओं और पदार्थ रूप को समझने का प्रयास है। In a way, we can say that old physics is like moving in a ramp, whereas quantum mechanics or seeing the world from the point of view of quantum mechanics is like moving on staircases। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पुरानी भौतिकी है वो दुनिया को एक सीधे रास्ते में चल के समझने का प्रयास करती है, जबकि क्वांटम भौतिकी या क्वांटम मैकेनिक्स का जो रास्ता है वो सीढ़ी नुमा है। Although Newtonian physics still is applicable to the large scale world, but it does not work in the subatomic realm। अगर हम अपने लार्ज स्केल वर्ल्ड को देखते हैं, दुनिया का लार्ज स्केल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमें लगता है कि जो न्यूटोनियन भौतिकी है वह चीजों को ठीक ठाक तरीके से समझ पाती है, परंतु जब हम परमाणुओं के क्षेत्र में या उसके भीतर जाते हैं तो वहां पर यह हमें सही रिजल्ट्स नहीं देती है, और इससे हम उस स्तर पर पदार्थ या वहां पर होने वाली घटनाओं को नहीं समझ पाते। क्वांटम मैकेनिक्स रिजल्टेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ द सबएटॉमिक realm, that invisible universe underlying, embedded in and forming the fabric of everything around us। तो क्वांटम मैकेनिक्स की उत्पत्ति हुई है वह उस अदृश्य यूनिवर्स से हुई है, अदृश्य दुनिया से हुई है, जो कि जो दिखने वाला सारा यूनिवर्स है उसका जो फैब्रिक है या जो यूनिवर्स है जिससे वास्तव में यह यूनिवर्स बना है, जो कि हमें दिख रहा है, और जो बनाने वाला यूनिवर्स है या जो बनाने वाले कण हैं, उसके भीतर होने वाली छोटी छोटी घटनाएं हैं, वो हमारे सेंसेस के लिए अदृश्य हैं,
लेकिन वही इस विजिबल यूनिवर्स को बनाती है, उसका ताना बाना बुनती है. In fact, quantum mechanics includes Newtonian physics and any other effort to understand the universe. And Newtonian physics is but an approximation of quantum mechanics. हम कहें तो जो न्यूटोनियन फिजिक्स है वह क्वांटम मैकेनिक्स में निहित है, या कोई और भी प्रयास हो जो कि इस पदार्थ संसार को समझने का होता है, वह सब क्वांटम मैकेनिक्स में निहित है. और यह जो प्रयास है यह क्वांटम मैकेनिक्स का अप्रोक्सीमेशन है, एक अनुमान है जो कि इन द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर विच appears as करेक्ट, जो कि लार्ज स्केल वर्ड में यह अनुमान सही लगता है. न्यूटोनियन लॉज आर बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एवरीडे वर्ल्ड. जो न्यूटोनियन नियम है, न्यूटन के नियम है, या उस दौर या उन दौरों में जो सारी भौतिकी विकसित हुई थी उसके जो नियम है वो आधारित है जैसे हम दुनिया को देखते हैं या मेजर कर पाते हैं. दे प्रिडिक्ट इवेंट्स, वह घटनाओं को प्रिडिक्ट करते हैं. दीज इवेंट्स पर्टेन टू रियल थिंग्स, और ये इवेंट किससे संबंधित है? वास्तविक चीजों से. वास्तविक का अर्थ है कि जो हम अपने सेंसेस से महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं. लाइक ए बाइसिकल और ए क्रिकेट बॉल और ए मूविंग कार or a rocket. Quantum mechanics is based upon experiments conducted in the subatomic realm. जबकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम यांत्रिकी जो है, वह आधारित है ऐसे प्रयोगों पर जो कि सब एटॉमिक और एटॉमिक क्षेत्र में किए जाते हैं. उतने छोटे क्षेत्र में से जो हम प्रयोगों से अनुमान लगाते हैं उस पर क्वांटम मैकेनिक्स जो है आधारित है. None of our senses can detect them. Not only has no one ever seen an atom, no one has ever tasted, touched, heard or smelled one either. तो यह जो क्षेत्र है वो इतना छोटा है जो कि हमारे सेंसेस के बियॉन्ड है. किसी ने ना तो परमाणु को देखा है, ना उसको छुआ है, ना उसको उसकी खुशबू ही ली है और ना ही उसे चखा है. According to quantum mechanics, it is not possible even in principle to know enough about the present to make a complete prediction about the future. अब अगर हम क्वांटम भौतिकी पे और आगे जाएं तो न्यूटोनियन भौतिकी यानी पुरानी भौतिकी से उलट सिद्धांत रूप में भी यह संभव नहीं है कि हम वर्तमान की घटनाएं या वर्तमान के बारे में एक पूरा अनुमान लगा सके. और जब हम एक वर्तमान के बारे में पूरा अनुमान नहीं लगा सकते, वर्तमान को पूरे एक्यूरेसी से नहीं मेजर कर सकते, तो हम भविष्य के बारे में प्रिडिक्शन कैसे कर पाएंगे? इन द सब एटॉमिक realm we cannot know, for example, both the position and the momentum of a particle with absolute precision. The more we know about one, the less we know about the other. If we know exactly one of these variables, we cannot we can't at all measure the other one. This is Heisenberg's uncertainty principle. तो जो हमारा स्मॉल स्केल यूनिवर्स है, द इनविजिबल अंडरलाइन यूनिवर्स है, वहां हम उदाहरण के लिए पोजीशन यानी स्थिति और मोमेंटम यानी संवेग दोनों को बिल्कुल सही तरीके से नापना हमारे लिए संभव नहीं होता है.
यदि हम एक को ज्यादा अच्छे से नापेंगे तो दूसरे में अनिश्चितता बढ़ जाएगी, और एक को अगर पूरी तरह से नाप लें तो दूसरे को बिल्कुल भी नहीं नाप पाएंगे। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। अब नाउ it is important to note here that it is not a matter of the size of the task or the inefficiency of the detectors. In fact, the very nature of the things is such that we must choose which aspect of them we wish to know, for we can know only one of them with precision. अब यहाँ पे यह समझना बहुत आवश्यक है कि यह समस्या इसकी नहीं है कि हमें वो नापने में कठिनाई है, या हमारे जो नापने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं या डिटेक्टर्स हैं वो उतने प्रिसाइज नहीं है, वो उतने इफिशिएंट नहीं है, परंतु जो प्रकृति है वह वास्तव में ऐसी है, या यह सब कुछ प्रकृति में ही निहित है। प्रकृति है ही ऐसी कि हम अगर एक चीज को अच्छे से नापना चाहेंगे तो दूसरी चीज में अनिश्चितता बढ़ती जाएगी, और एक वेरिएबल को अगर हम पूरी तरीके से नापेंगे तो दूसरे को नहीं नाप सकते। Thus, according to quantum mechanics, it is not possible to know enough about the present to make a complete prediction about the future. तो हुआ यह कि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, यानी क्वांटम भौतिकी के अनुसार, यह संभव ही नहीं है कि आप वर्तमान को पूरे अच्छे तरीके से नाप सकें, तो भविष्य के बारे में तो कुछ कहना अतिशयोक्ति हो। Newtonian physics says if such and such is the case now, then such and such is going to happen next. Quantum mechanics says if such and such is the case now, then the probability that such and such is going to happen next is this much. It may be 1% or 10% or 95.9% or 99.4%. It may be anything, but it cannot be 100%. We never can know with certainty what will happen to the particle that we are observing. तो न्यूटोनियन भौतिकी के अनुसार हम कहते हैं कि अगर अभी ऐसा ऐसा है तो ये घटना अगर इस तरीके से होती है तो तब कैसा होगा, ये हम बता सकते हैं, और सिद्धांत रूप से तो बता ही सकते हैं। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि अगर अभी परिस्थिति ऐसी 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 है तो भविष्य में ऐसा होने की संभावना इतना प्रतिशत है और वैसा होने की संभावना उतना प्रतिशत है, लेकिन हम निश्चितता से नहीं कह सकते कि कैसा होगा। Philosophically speaking, according to quantum mechanics, not only we influence our reality, but in some degree we actually create it. दार्शनिक रूप से देखें तो क्वांटम भौतिकी के अनुसार ना हम अपनी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं, बल्कि कुछ हद तक हम उसको बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। As we can know accurately either the momentum of a particle or its position, we must choose which of these properties we want to determine. जैसे कि हम एक्यूरेटली या तो मोमेंटम यानी संवेग नाप सकते हैं या पार्टिकल की कण की पोजीशन नाप सकते हैं, तो हम यह डिसाइड करेंगे, यह चूज करेंगे कि हमें इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही तरीके से मेजर करनी है। Metaphysically, this is very close to saying that we create certain properties because we choose to measure these properties. आध्यात्मिक रूप से कहें, मेटाफिजिकली कहें, तो यह बहुत नजदीक है इस बात के कि हम स्वयं क्रिएट कर रहे हैं कुछ गुणों को, क्योंकि हमने इन गुणों को मापना डिसाइड किया है या
चूज किया है कि हम इन गुणों को नापेंगे और इसलिए हम इन गुणों को एक तरीके से क्रिएट कर रहे हैं. सेड अनदर वे, it is possible that we create something that has position. For example, a particle, an electron, because we are intent on determining position. And it is impossible to determine position without having something occupying that position that we want to determine. हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि हमने एक ऐसी चीज जो कि पोजीशन यानी स्थिति को ऑक्यूपाई कर रही है, कोई कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इस पे इंटेंट है, हम चाह रहे हैं कि पोजीशन को डिटरमिन करना, और पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए, पोजीशन को नापने के लिए यह आवश्यक है कि किसी बिंदु पर कोई वस्तु हो, कोई कण हो, और वह कण उस बिंदु पर है, तो हमने उस बिंदु की पोजीशन यानी स्थिति को नापा. तो एक तरीके से वह कण वहां पे इसलिए है क्योंकि हमने पोजीशन को यानी पोजीशन के गुण को चूज किया मापने के लिए. क्वांटम फिजिसिस्ट पॉन्डर क्वेश्चंस लाइक, किस तरह के क्वेश्चंस को एक क्वांटम फिजिसिस्ट जिनके बारे में गौर करते हैं, जिन पर विचार करते हैं. डिड अ पार्टिकल विद पोजीशन or say momentum existed before we conducted an experiment to measure its position or momentum. क्या एक कण था उस परिस्थिति या उस समय के पहले या उस विचार के आने के पहले जब हमने एक प्रयोग किया उस कण की स्थिति को जानने का. Did any particle exist at all before we thought about them and measured them? क्या कण जो हैं या कोई पार्टिकल्स हैं क्या एग्जिस्ट करते हैं इससे पहले कि उनके बारे में हम विचार करते हैं या प्रयोग करते हैं, उससे पहले क्या वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते. इनक्रेडिबल एज इट साउंड्स, दिस इज ए पॉसिबिलिटी दैट मैनी फिजिसिस्ट रिकॉग्नाइज. यह एक अलग दुनिया की सी बात भी कई बार लगती है, लेकिन यह क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार या क्वांटम यांत्रिकी के वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसे कि माना जाता है या जिस पे विचार किया जा सकता है. Thus the language of Western physicists and Eastern mystics are becoming very similar. तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो जो फिजिसिस्ट है, it is not necessary to say Western physicist, we can say physicist, जो भौतिकविद हैं उनकी भाषा, और जो ईस्टर्न मिस्टिक्स हैं, जो पूर्व के रहस्यवादी हैं, मनीषी हैं, साधु संत हैं, उनकी भाषाएं एक सी लगती हैं. क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ मिनिमल नॉलेज ऑफ फ्यूचर फिनोमेना. वी आर लिमिटेड टू नोइंग प्रोबेबिलिटीज, but it leads to the possibility that our reality is what we choose to make it. Quantum mechanics is based upon the idea of minimal knowledge of future phenomena, but it leads to the possibility that our reality is what we choose to make it. तो इस प्रकार से क्वांटम यांत्रिकी जो है या क्वांटम भौतिकी जो है उसके विचार से यह आधारित है, हम कह सकते हैं कि भविष्य के बारे में
अनिश्चितता है इसमें, एक मिनिमल नॉलेज है। हम नहीं कह सकते सर्टेनिटी से कि भाई ऐसा होने जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर इसमें यह संभावना है कि हमारी अपनी जो वास्तविकता है उसमें हमारा भी कुछ हाथ है, उसके क्रिएशन में हमारा भी कुछ हाथ है। हम भी चॉइस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। व्हाट वाज देयर इन न्यूटोनियन फिजिक्स? देयर वाज सर्टेनिटी about knowing the present, but if we know the present, then the universe became a pre-recorded tape like thing. न्यूटोनियन भौतिकी से अगर बात करें तो वहां पे क्या था कि हम निश्चितता से, सिद्धांत तौर पर, इन प्रिंसिपल वी कैन know the variables with certainty, know about our present with certainty, but our future was like a preordained. We had no choices. So this is the distinction between the approach of Newtonian physics and quantum physics. तो अगर हम विभेद करें तो जो पुरानी न्यूटोनियन भौतिकी थी उसमें हम जो उसके अनुसार हम अपने वर्तमान को अच्छे से नाप सकते थे, सिद्धांत रूप से तो नाप ही सकते थे, और जब हम नाप सकते थे तो जो पूरा यूनिवर्स था एक मशीन की तरह है जो चल रही है, तो उसके आगे जो भविष्य था वो एक तरीके से रिकॉर्डेड टेप की तरह था कि भाई आज वर्तमान ये है और ये सब ऐसे तरीके से घटनाएं होनी है, तो इस तरीके से चलता रहेगा। यानी मनुष्य का अपना कोई चॉइसेस नहीं थी, कोई अपनी रियलिटी पे कोई उसका अपना प्रभाव कहीं पे पड़ने वाला नहीं था। ऐसा इस तरीके से अगर हम एक दार्शनिक तरीके से इन दोनों अप्रोचेज को देखें तो लगता है। सो दिस वाज अबाउट फिजिक्स, द हिस्टोरिकल evolution of physics in brief we may say, and classification of physics, and a bit about quantum physics and how we can distinguish it from Newtonian physics. In the next lecture we will discuss more about quantum mechanics. Now in the next lecture we will discuss what is quantum mechanics. तो यह जो व्याख्यान था वह भौतिकी के बारे में था, भौतिकी के विकास के बारे में था, भौतिकी के वर्गीकरण के बारे में था, और कुछ अंश क्वांटम भौतिकी या क्वांटम यांत्रिकी के बारे में था, और किस प्रकार क्वांटम यांत्रिकी की अप्रोच न्यूटोनियन यांत्रिकी से फर्क है उसके बारे में था। अगले व्याख्यान में हम क्वांटम यांत्रिकी की चर्चा करेंगे कि क्वांटम यांत्रिकी क्या है, उसके मूलभूत तत्व क्या हैं। थैंक यू, धन्यवाद।